पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक में धामी के नाम पर मोहर लग गई है। पार्टी ने एक बार फिर युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताया है। तो बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी मौजूद रही, जिसके बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो एक बार फिर से उत्तराखंड की कमान पुष्कर सिंह धामी के मजबूत कंधों पर भारतीय जनता पार्टी ने सौंप दी है। तो सीएम पद की रेस में सबसे आगे नजर आ रहे थे पुष्कर सिंह धामी, और जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे उसी तरह का यह बड़ा फैसला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान कर दिया। और इसी के साथ उत्तराखंड के नए सीएम पद पर काबिज होंगे पुष्कर सिंह धामी। हमारे एडिटर इन चीफ असीत कुणाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, यहां पर एक बड़ा फैसला विधायक दल की बैठक के बाद बड़ा ऐलान यहां पर कर दिया गया है। सीएम पद की रेस में सबसे आगे जो चल रहे थे पुष्कर सिंह धामी, लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि उनके नाम का ऐलान होना यहां पर संभव है। उसी कयासों को सही साबित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनके नाम का ऐलान कर दिया। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, एकदम अगर बीजेपी 4 राज्यों में जीतने के बाद कहीं सस्पेंस अगर बना हुआ था मुख्यमंत्री के नाम को लेकर, तो उत्तराखंड में ही था। उत्तराखंड में तमाम कयास लगाए जा रहे थे, मगर कहीं ना कहीं शुरू से ही धामी जो हैं, पुष्कर सिंह धामी, वो प्रबल दावेदार थे। कारण ये था कि उन्हें जो 6 महीने का कार्यकाल मिला था, और कह सकते हैं मुख्यमंत्री होने के नाते वो कप्तान थे इस चुनाव में, और उनके नेतृत्व में बीजेपी को ये बड़ी जीत मिली थी। ऐसे में कहीं ना कहीं उसका श्रेय कुछ हद तक उन्हें भी जाता था। तो कहीं ना कहीं पार्टी ये नहीं चाहती थी कि उन्हें उस श्रेय से वंचित किया जाए। और मुझे लग रहा है सबसे बड़ा जो 2 कारण मुझे लग रहा है बहुत अहम रहे हैं। एक तो उनका उम्र जो है वो सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हैं, केवल 40 साल उनकी उम्र है। ऐसे में बीजेपी अगर पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री नहीं बनाती तो एक कम उम्र के युवा नेता की राजनीतिक हत्या हो जाती बहुत कम उम्र में। इसीलिए बीजेपी को लग रहा था कि एक नेता उन्हें मिला है, भले ही वो चुनाव हार गए हैं, मगर उन्हें एक चेहरा मिल गया आखिरकार, क्योंकि पिछला कार्यकाल बीजेपी का बहुत उत्तराखंड में अच्छा नहीं रहा। 3-3 मुख्यमंत्री उन्हें बदलने पड़े थे। ऐसे में एक युवा चेहरे, एक एक्सेप्टेबल फेस के तौर पर पुष्कर सिंह धामी बीजेपी को मिल गए थे, जो कि अगले 20 सालों तक की सियासत संभाल सकते हैं। 20 साल तक का भाजपा की जो राजनीति है उसका केंद्र बिंदु रह सकते हैं। ऐसे में अगर उन्हें नहीं बनाकर फिर से किसी दूसरे चेहरे पर एक्सपेरिमेंट करते तो कहीं एक युवा चेहरे को खोने का डर था बीजेपी को। बीजेपी चाहती थी कि उस युवा चेहरे को, इस इनिशिएटिव को न खोया जाए। यही कारण है कि पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में जो सबसे बड़ी बात गई वो गई कि उनके पास एक लंबी पारी खेलने के लिए। सर, जिस तरीके से अभी हम चर्चा कर रहे थे कि एक बड़ा भूमिका में यहां पर पुष्कर सिंह धामी रहे इस चुनाव में, अगर हम बात करें युवा चेहरे हैं, उन पर एक बार फिर से सरकार ने भरोसा जताया है। और जिस तरीके से तमाम मंथन का दौर हमने देखा, मीटिंग्स का दौर हमने देखा, कई बार दिल्ली के लिए पुष्कर सिंह धामी निकले, कई बड़े चेहरे दिल्ली पहुंचे, आला कमान के साथ मीटिंग्स भी हुई, और लगातार हमने देखा कि एक बड़ी चुनौती के तहत ये बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक बड़ी चुनौती उत्तराखंड में यह है कि जिस मजबूत स्थिति में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी आ गई है, क्योंकि अभी तक हर बार हमने देखा है कि सत्ता परिवर्तन उत्तराखंड में रहा है, लेकिन इस बार एक बार फिर से सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई है और बहुमत यहां पर मिला है। तो उस चुनौती यही है भारतीय जनता पार्टी के सामने कि उस मजबूत स्थिति को बरकरार रखा जाए। उस लिहाज से कितना बड़ा फैसला है? देखिए, जैसा मैंने कहा, फैसला तो आसान कतई नहीं था, और उसका कारण यह है कि उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश की तरह विधान परिषद नहीं है कि अगर आप मुख्यमंत्री विधानसभा नहीं चुनाव जीत पाए हैं तो उन्हें एमएलसी बनाकर विधान परिषद से ले आए। ये मौका नहीं है उत्तर प्रदेश की तरह। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती इस वक्त कह सकते हैं पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के लिए ये होगी कि अगले 6 महीने के अंदर उन्हें फिर से विधानसभा चुनाव लड़के विधानसभा में पहुंचना होगा। और ये फैसला बीजेपी के लिए आसान नहीं रहा होगा, काफी मंथन हुआ होगा। और जब यह फैसला हो ही गया है कि पुष्कर सिंह धामी अगले मुख्यमंत्री होंगे, तो साथ ही यह भी फैसला हो गया होगा कि कौन सा वो विधायक होगा जो इस्तीफा देगा और किस सीट से पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ेंगे। यह भी बहुत क्रूशियल होगा, क्योंकि देखिए, न केवल कांग्रेस के तमाम जो विपक्ष कांग्रेस है वहां वो पूरी ताकत लगाएगी कि किसी तरीके से मुख्यमंत्री को फिर से घेरा जाए, बल्कि खुद की पुष्कर सिंह धामी के जो विरोधी हैं, जो तमाम लोग निगाहें लगाए हुए थे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, वो भी कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी को चुनौती दी जाए अंदर खाने। तो बीजेपी के लिए और पुष्कर सिंह धामी के लिए अगली चुनौती, जो तत्काल चुनौती होगी, वो होगी जो विधानसभा उपचुनाव जो उन्हें लड़ना होगा और जिसके तहत उन्हें विधानसभा में आना होगा। वो एक कह सकते हैं एक दोहरी चुनौती उनके सामने, न केवल कांग्रेस के तरफ से, बल्कि खुद अपने पार्टी के भीतर भी कुछ जो भीतरघात कर सकते हैं अंदर खाने लोग, उनसे भी उन्हें सतर्क रहना होगा। जिस तरीके से खटीमा में उन्हें झटका मिला, जहां न केवल कांग्रेस के लोग बल्कि खुद उनकी पार्टी के कई लोग लगे हुए थे उन्हें हराने के लिए, जो नहीं चाहते कि एक युवा नेता मुख्यमंत्री पद पर रहे।
इस कारण से ये चुनौती उनके सामने अभी भी बरकरार रहेगी जब वो विधानसभा चुनाव लड़ने जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक आसान फैसला बीजेपी के लिए नहीं था। अमूमन बीजेपी की कोशिश ये रही थी कि किसी विधायक को ही बना दिया जाए ताकि उपचुनाव का मौका ना आए। मगर जिस तरीके के मैंने आपको कहा पुष्कर सिंह धामी के तीन महत्वपूर्ण चीजें उनके पक्ष में थी। एक तो जो 6 महीने का उनका कार्यकाल था, जिसकी बात राजनाथ सिंह ने भी अभी की, वो 6 महीने का कार्यकाल कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट था। जो तमाम एंटी इनकम्बेंसी पिछले 4.5 साल की थी, चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत की हो या तीरथ सिंह रावत की हो, कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी ने अपने 6 महीने के कार्यकाल में जिस तरीके का पब्लिक अप्रोच रखा, जिस तरीके से उनकी योजनाएं रही, जिस तरीके का उनका पब्लिक आउटलुक रहा, एक्सपोजर रहा, कहीं ना कहीं उन्होंने उस एंटी इनकम्बेंसी को काफी हद तक कम कर दिया था। एक ये अहम बात थी। दूसरा, जो तमाम विधायक थे उन विधायकों में ज्यादातर का समर्थन पुष्कर सिंह धामी के साथ था, क्योंकि एक कप्तान के तौर पर उन्होंने इस पूरे चुनाव को हैंडल किया था। और कहीं ना कहीं जो विधायक चुनाव लड़ रहे थे, एक स्टार कैंपेनर के तौर पर उनकी बहुत डिमांड थी इस चुनाव में। कई हमने देखा उत्तराखंड में कई क्षेत्र में उनकी जो विधायक चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी के, वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि पुष्कर सिंह धामी को उनके क्षेत्र में से ज्यादा भेजा जाए। तो एक स्टार कैंपेनर के तौर पर उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, कई विधायकों को जिताने में उनकी भूमिका थी। ऐसे में विधायकों का एक बड़ा तबका उनके पक्ष में था। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं बार बार कह रहा हूं कि एक युवा नेता को भारतीय जनता पार्टी खोना नहीं चाहती थी इतनी कम उम्र में। यही कारण है कि एक बार फिर से उन्हें मौका दिया गया है। और इससे देखिए कहीं ना कहीं बंगाल चुनाव में भी देखिए, वहां बंगाल में ममता बनर्जी कहीं ना कहीं चुनाव हार गई थी जी। और उसके बाद भी जो है पार्टी ने अपने नेतृत्व उन्हीं को सौंपा। तो कहीं ना कहीं पीछे के इंस्टेंसेस भी आप देखिए तो ऐसा होता रहा है कि जो मुख्यमंत्री है, सिटिंग मुख्यमंत्री, वो चुनाव हारता है और उसके बाद भी पार्टी का अगर बड़ा तबका उसके पक्ष में है, विधायकों का बड़ा तबका उसके पक्ष में है, तो कहीं ना कहीं उन्हें मौका दिया जाता है। और हाल में मैंने कहा जो पिछला चुनाव बंगाल का था, जब ममता बनर्जी खुद बड़ी जीत के बाद भी, बंगाल में इतनी बड़ी जीत के बाद खुद नंदीग्राम से हार गई थी, उसके बाद भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। तो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंटेड है, पीछे जो है उदाहरण कई हैं इस तरीके के। इसलिए बीजेपी ने कहीं ना कहीं देखा कि पहले भी इस तरह से होता रहा है कि विधायक चुनाव हारने के बाद भी उन्हें सत्ता में वापसी आती है। मगर कहीं ना कहीं फैसला आसान नहीं था। और उसका कारण जैसा मैंने आपको कहा कि जो उपचुनाव पुष्कर सिंह धामी को लड़ना होगा वो उनके लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह होगा। बिल्कुल आशीष जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि फैसला तो यहाँ पर मुश्किल था। और साथ ही साथ जिस तरीके का डिले यहाँ पर हमने देखा है कि सीएम के चेहरे को लेकर काफी ज्यादा डिले यहाँ पर उत्तराखंड में देखने को मिला, उसकी एक बड़ी वजह यही रही है कि वो खटीमा से चुनाव हार गए थे। और हार के बाद कई और नाम ऐसे निकलकर सामने आए जिस पर जो कड़ी टक्कर दे रहे थे पुष्कर सिंह धामी को, जिनका कहना था कि वो चुनाव जीते हैं, अगर उनको यहां पर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो वो ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे। लेकिन फिर भी आलाकमान ने जो भरोसा जताया है वो पुष्कर सिंह धामी के नाम पर जताया। और उस फैक्टर को हम यहां पर नकार नहीं सकते कि विधायकों का जो समर्थन है वो पुष्कर सिंह धामी के साथ यहां पर लगातार बना हुआ है। कई विधायक ऐसे थे जो उनके चुनाव हारते ही इस बात को लेकर खड़े हो गए थे कि वो अपनी सीट छोड़ने के लिए भी तैयार थे। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था अगर पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वो खुशी खुशी अपनी सीट छोड़ देंगे, क्योंकि जो ओवरऑल जीत जो उत्तराखंड में मिली है वो पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी को मिली है। एकदम साहिल, कहीं ना कहीं जैसा मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा श्रेय खुद उनके ऊपर भी जाता है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री का चेहरा थे, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, स्टार कैंपेनर थे। जैसा मैंने कहा तमाम विधानसभा में जहां प्रत्याशी बीजेपी के लड़ रहे थे वहां बहुत डिमांड थी उनकी कैंपेन में। कई जगह से लगातार उनके ऊपर प्रेशर था कि ज्यादा से ज्यादा वो चुनाव प्रचार करें। तो कहीं ना कहीं एक जीत का जो श्रेय है वो उनके ऊपर था। जैसा आपने कहा डिले की बात है, डिले के 2-3 कारण थे। होली के कारण, चूंकि उत्तराखंड के जो दूरगामी इलाके हैं वहाँ विधायकों को अपने होली में अपने अपने क्षेत्रों में रहना था। ऐसे में यह तय हुआ था कि होली के बाद ही इस तमाम मुद्दे पर विधायक दल की बैठक होगी। इस बीच दिल्ली में तमाम लोगों को ज़रूर यहाँ बुलाया गया था, काफ़ी मंथन हुआ। और एकमात्र जो बीजेपी के दिमाग में संशय था वो ये था कि क्या पुष्कर सिंह धामी को कहां से चुनाव लड़ाया जाए, अगर उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाते। इस बात पर तो लगभग सहमति बन गई थी कि पुष्कर सिंह धामी को फिर से दोबारा कमान सौंपी जा सकती है। मगर जो मुद्दा फंसा हुआ था वो ये था कि अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो उपचुनाव कहां से लड़ाया जाए, कौन सी उनके लिए एक सेफ सीट होगी जहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं, कौन बीजेपी का विधायक होगा जो अपनी सीट छोड़ेगा। ये सब तमाम चीज़ें थी जिस पर डेलिब्रेट करने में समय लगा। कई और वहाँ पर आपने सही कहा, कई दावेदार और थे, सतपाल महाराज थे, मगर धन सिंह रावत थे, निशंक भी लगातार वहाँ कैंपिंग कर रहे थे। मगर ये तमाम पुराने चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं आजमाए हुए हैं। किसी का कांग्रेस का बैकग्राउंड है, निशंक को पहले मौका मिल चुका है। मगर पुष्कर सिंह धामी, जैसा मैंने कहा कि एक 46 साल का एक युवा, उत्तराखंड का अब तक का सबसे युवा मुख्यमंत्री, बीजेपी इस एडवांटेज को नहीं छोड़ना चाहती। जो मैंने कहा ना, एक यूथ का जो एडवांटेज होता है कि एक 46 साल 45 साल की उम्र में एक आदमी मुख्यमंत्री बन जाता है तो अगले 20 साल की राजनीति कहीं ना कहीं आपकी सेट हो जाती है, प्रदेश में केंद्र बिंदु बन जाता है, आप अपने चेहरे को बड़ा करते हैं उस चेहरे को। तो पुष्कर सिंह धामी वो चेहरा थे
उत्तराखंड का जिसे बीजेपी बड़ा करना चाहती थी, और वो एडवांटेज, एक यूथ चीफ मिनिस्टर का एडवांटेज वो नहीं खोना चाहते थे। यही कारण है कि किसी और पुराने चेहरे को, चाहे वो निशंक हो या सतपाल महाराज हो या तमाम सियासत के पुराने चेहरे हैं उत्तराखंड में, उनको आजमाने की जगह एक नए चेहरे को ही आजमाया जाए। ये मुझे लग रहा है एक एडवांटेज उनके पक्ष में था, जिस पर बीजेपी ने अंतिम निर्णय लिया। जी आशीष जी, एक और सवाल यहाँ पर, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब पुष्कर सिंह धामी को बधाई दे रहे थे तो उन्होंने एक बात का जिक्र यहाँ पर किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है उसके तहत पार्टी आगे बढ़ रही है, और उसी विजन के तहत यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर से कमान सौंपी जा रही है। तो जिस विजन की वो बात कर रहे हैं, और इससे पहले भी हम उस विजन का कमाल देख चुके हैं कि अलग अलग जगहों पर जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है या फिर बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है, उसके पीछे हर बार जो तमाम नेता होते हैं, जो तमाम लोग होते हैं, वो एक विजन की बात यहां पर करते हुए नजर आते हैं। और यही कहा जा रहा है कि विकास का जो दायरा है उसको यहां पर पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में और ज्यादा आगे बढ़ाया जाएगा उत्तराखंड में। इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए साहिल, एकदम अगर उत्तराखंड को आप देखिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सियासत के अलावा एक कह सकते हैं इमोशनल लेवल पर, और कहीं ना कहीं उनके लिए स्टेट बहुत स्पेशल है। इस बात का जिक्र वो कई बार करते रहे कि उत्तराखंड उनके लिए खास है। उनके अपने खुद के सामाजिक जीवन में उत्तराखंड से वो जुड़े रहे हैं, वहाँ उन्होंने संगठन का काम किया जब वो आरएसएस में थे, और तमाम इसीलिए कहीं ना कहीं उनके लिए एक बहुत ही इमोशनल इशू उत्तराखंड है। उत्तराखंड में जो भी बड़े बड़े निर्णय होते हैं, प्रधानमंत्री खुद उसमें व्यक्तिगत तौर पर उसमें हस्तक्षेप करते हैं और वो निर्णय खुद लेते हैं। और इस बात का जिक्र खुद प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार जब चल रहा था, जब कैंपेन चल रहा था, इस बात का उन्होंने खुद जिक्र किया था कि उत्तराखंड उनके हार्ट के बहुत क्लोज है। तो कहीं ना कहीं जैसा राजनाथ सिंह जी ने कहा कि प्रधानमंत्री की खुद की इच्छा है कि जो उनका विजन है उसको जो बेस्ट इंप्लीमेंट कर सकता है वो पुष्कर सिंह धामी है। उसका जाहिर तौर पर कारण यह है कि एक नया चेहरा है, वो एनर्जेटिक हैं। और जैसा मैंने कहा, उत्तराखंड को अगर आप देखिए बीजेपी के लिहाज से अकेला ऐसा स्टेट है जहां एक स्टेबिलिटी नहीं रही है बीजेपी के अंदर। आप देखिए इससे पहले भी चाहे वहाँ कोश्यारी हो, खंडूरी हो, निशंक हो, तमाम लोग मुख्यमंत्री की उठापटक कोई नई बात नहीं है। उसके बाद जब 2014 के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह का युग आया, तब भी एक्सपेरिमेंट चलता रहा। वहाँ त्रिवेंद्र सिंह रावत को लाया गया, उनका भी कार्यकाल ठीक नहीं रहा, फिर तीरथ सिंह रावत को लाया गया। तो कभी भी स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बीजेपी के अंदर उत्तराखंड में नहीं आई है। मुझे लग रहा है कि पुष्कर सिंह धामी के तौर पर अब बीजेपी एक स्टेबिलिटी चाहती है, क्लोजर चाहती है कि जिस तरीके से पिछले 1-2 दशकों से उत्तराखंड में उठा पटक रहा है। आप देखिए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान है, लंबे समय से एक चेहरा है। रमन सिंह छत्तीसगढ़ में एक चेहरा रहे, राजस्थान में वसुंधरा राजे एक चेहरा रही। इस तरीके से जैसे बीजेपी ने स्टेट लीडरशिप प्रोजेक्ट किया अलग अलग स्टेट्स में, वो उत्तराखंड में कभी हो नहीं पाया कि एक चेहरे पर सहमति बनी वहां उठापटक चलता रहा। मगर मुझे लगता है कि अब शायद वो समय आ गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ये डिसीजन ले लिया है कि अब एक चेहरे के साथ वहां चलना है। और पुष्कर सिंह धामी को कमान देकर उन्होंने कहीं ना कहीं मैसेज दे दिया है कि अब इस पूरे जो उठापटक उत्तराखंड में बीजेपी में चलती रही है लंबे समय से, उसका क्लोजर होगा और कहीं ना कहीं अब एक चेहरे पर सर्वसम्मति से आगे बढ़ा जाएगा और वो चेहरा पुष्कर सिंह धामी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल आशीष जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि एक स्टेबिलिटी की जो जरूरत है उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को, वो यहां पर चरितार्थ होती हुई नजर आएगी पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में। क्योंकि एक तो युवा चेहरे हैं, जिस तरीके से आप बार बार जिक्र भी कर रहे हैं कि युवा चेहरे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो उन पर जो दाव खेला है वो कितना ज्यादा सफल होता है ये तो उनके कार्यकाल में पता चल पाएगा। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज यहां पर है, एक जो बड़ा फैक्टर है पार्टी की अंदरूनी कलह की अगर हम बात करें, जब भी कोई इस तरीके का बड़ा फैसला यहां पर किसी भी पार्टी की तरफ से लिया जाता है तो अंदर खाने की जो कलह है वो यहां पर उजागर होती है। तो क्या डिले की एक वजह यह भी माना जा सकता है कि जो तमाम बड़े चेहरे थे जिनका नाम यहां पर निकलकर सामने आ रहा था, उनको भी यहां पर भारतीय जनता पार्टी समझाइश में लगी हुई थी कि किसी तरह से जो माहौल है उसको इस तरीके का बना दिया जाए कि किसी भी तरह की अंदरूनी कलह की खबरें निकलकर सामने ना आए? देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि उत्तराखंड में तमाम दावेदार थे। ये कहना कि पुष्कर सिंह धामी अकेले दावेदार थे, ऐसा सही नहीं है। तमाम लोगों की नजरें टिकी हुई थी, उम्मीदें टिकी हुई थी कि इस बार उन्हें मौका मिलेगा। सतपाल महाराज जो वहाँ के कद्दावर नेता हैं, वो एक दावेदार के तौर पे थे। मदन कौशिक जो हरिद्वार से एमएलए हैं, मंत्री रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, अध्यक्ष हैं वहाँ उत्तराखंड में, उनके नाम की भी चर्चा थी। धन सिंह रावत के नाम की चर्चा थी। तमाम ऐसे, रितु खंडूरी, ये भी चर्चा थी कि किसी महिला को अगर बनाया जाता तो रितु खंडूरी के नाम की चर्चा थी। ये सब तमाम दावेदार वहाँ थे। मगर कहीं ना कहीं जैसा मैंने कहा कि आप पुष्कर सिंह धामी का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए तो कहीं ना कहीं उनका जो बैकग्राउंड है वो एबीवीपी से आए हुए हैं। सतपाल महाराज हो या बाकी तमाम चेहरे हैं, कहीं ना कहीं सतपाल महाराज का बैकग्राउंड जो है वो कांग्रेस से आए हुए हैं। इसी तरीके से जो पुष्कर सिंह धामी का ट्रैक रिकॉर्ड है वो कहीं ना कहीं एबीवीपी से आए हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं,
उत्तराखंड में, तो कहीं ना कहीं सियासत की सीढ़ी चढ़ते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, विधायक बने, उसके बाद मुख्यमंत्री बने, तो उनके जो रूट्स हैं वो कहीं ना कहीं आरएसएस में हैं, एबीवीपी से आए हुए हैं, तो एक तो विश्वसनीयता उससे बनती है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि युवा चेहरे होने के नाते जो तमाम बड़े नेता हैं उनसे ईगो का इशू नहीं होता है। जो तमाम फर्स्ट रैंक के लीडरशिप है वहाँ पर, उनमें आपस में ईगो इशूज़ बहुत हैं। यही कारण है कि चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, तीरथ सिंह रावत हो, तमाम चेहरे कहीं ना कहीं उस तरह से सफल नहीं हो पाए जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी हो पाए, चूंकि उनके साथ ये ईगो इशू नहीं आता है। दूसरा, उनके ऊपर एक और बहुत अहम बात मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा किरदार उत्तराखंड में जिसकी चर्चा नहीं होती है वो भगत सिंह कोश्यारी हैं जी, जो यहाँ से बहुत दूर महाराष्ट्र में रहते हैं। महाराष्ट्र में वो राज्यपाल हैं और उनकी भूमिका बहुत क्रूशियल होती है। कहीं ना कहीं उनसे राय मशवरा, भले ही वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं इसलिए खुले तौर पर उनकी बात सामने नहीं आती है, मगर मैं आपको बता दूं कि भगत सिंह कोश्यारी जो राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के, वो एक बहुत बड़े कह सकते हैं की प्लेयर हैं उत्तराखंड की पॉलिटिक्स को बीजेपी में डिसाइड करने में। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उनका भी एक इनपुट बहुत क्रूशियल रहा होगा। हालांकि वो संवैधानिक पद पर हैं इसलिए खुलकर बैठकों में नहीं आ सकते हैं, बट अनौपचारिक तौर पर उनसे राय मशवरा जरूर किया गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो एक वो कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी को उनका वर्चस्व तो प्राप्त है, और दूसरी बात, जैसा मैंने कहा कि तमाम जो दिल्ली में लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि जिस तरह से यंग और एनर्जेटिक उनका रोल रहा है, 6 महीने का उनका कार्यकाल रहा है, ऐसे में चाहे अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, नरेंद्र मोदी हो, मुझे लग रहा है तमाम जो सेंट्रल लीडरशिप है उनको भी लगता है कि उनके एजेंडे को, जो बीजेपी का और केंद्र सरकार का नरेंद्र मोदी का एजेंडा है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए अगर कोई सबसे सटीक व्यक्ति इस वक्त है तो पुष्कर सिंह धामी है। यही कारण है कि तमाम रिजर्वेशंस के बाद भी, तमाम क्लॉजेस के बाद भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है और उनको मौका दिया गया है, ये जानते हुए कि एक गैम्बल हो सकता है जिसे जुआ कहते हैं, बिल्कुल ये जुआ भी साबित हो सकता है। फिर भी बीजेपी ने एक जुआ खेला है पुष्कर सिंह धामी पर, क्योंकि 6 महीने के अंदर उन्हें एक कठिन चुनाव लड़ना होगा और एक लिटमस टेस्ट से गुजरना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आशीष जी आपने। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।